Hello everyone. Today is third lecture of Environment and Ecology. बहुत जल्दी से बता दूं आज क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज जीपीपी एंड एनपीपी। बहुत सिंपल एग्जांपल्स लेकर के समझाऊंगी सो दैट यू गेट द आइडिया, बेसिक क्लियर हो जाए आपकी। ठीक है, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये समझने के लिए कि आपको वो क्लियरली समझ में आ गया है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे सक्सेशन के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो डायरेक्ट नहीं पूछे हैं, इनडायरेक्ट पूछे हैं, लेकिन उस इनडायरेक्ट को आंसर करने के लिए भी आपको सक्सेशन की बेसिक्स पता होनी चाहिए, राइट? सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। ऑलराइट, तो आज का पहला टॉपिक दैट इज जीपीपी एंड एनपीपी। जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पहले समझते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। ऑफ कोर्स आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, लेकिन आपको अगेन वी विल ऑलवेज स्टडी फ्रॉम बेसिक्स, तब हम क्वेश्चंस पर आएंगे, तब हम सॉल्व करेंगे। जीपीपी क्या है? जीपीपी इज टोटल अमाउंट ऑफ फूड और एनर्जी produced by plants through photosynthesis before any energy is used for respiration. अब प्लांट ने लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट किया, लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करके उसमें खूब सारा ग्लूकोज बनवाया। ठीक है, लाइट एनर्जी हार्वेस्ट करने के बाद जितना भी प्रोडक्शन हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसका प्रोडक्शन? कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन, उसको हम बोल रहे हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी सिंगल हैंडेडली कौन रखते हैं? प्लांट्स रखते हैं। प्लांट्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, मतलब हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखता है। किसी की जीपीपी कम होगी और किसी की जीपीपी बहुत ज्यादा होगी, डिपेंड करता है कि किसने कितना कार्बन अब्सॉर्ब किया है, किसकी कितनी कैपेसिटी है उस कार्बन को कन्वर्ट करने की, राइट? चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि देयर वाज अ ट्री, एक पेड़ है, और मान लेते हैं कि उस पेड़ में 1000 यूनिट फूड की बनाई फोटोसिंथेसिस करके। ठीक, इस 1000 यूनिट में से उसने 300 यूनिट यूटिलाइज कर ली अपने लिए, अपने कामों के लिए। क्या क्या करने के लिए? उसने रेस्पिरेशन कर लिया, उसने मेंटेनेंस में यूज कर लिया, ग्रोथ में यूज कर लिया और रिपेयर में यूज कर लिया, है ना? तो जितना यूज हो गया वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक, 1000 में से 300 प्लांट ने खुद के लिए यूज कर लिया, बचा कितना? 700 यूनिट बची। ये जो 700 यूनिट है ये कहलाती है एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट? जो बच गया, जो अवेलेबल है दूसरों के लिए, वो कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? पहले डेफिनेशन देखते हैं। The amount of food remaining after plants have used some energy for respiration. और जब हम ये कहते हैं कि प्लांट ने कुछ एनर्जी यूज कर ली रेस्पिरेशन के लिए, तो आप सिंपल सा लॉजिक ये समझो कि प्लांट के पास बहुत सारी सेल्स हैं। हर एक सेल, हर एक मिलियन, जितनी भी मिलियंस ऑफ सेल्स हैं उसमें से हर एक सेल रेस्पायर कर रही है, उसको एनर्जी चाहिए। सेल रेस्पायर किस लिए कर रही है? रेस्पिरेशन किस लिए हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है एटीपी बनाने के लिए, और रेस्पिरेशन अगर एटीपी बनाने के लिए हो रहा है तो एटीपी ग्रोथ के लिए यूज हो सकता है, रिपेयर के लिए यूज हो सकता है, किसी और प्रोसेस के लिए यूज हो सकता है, राइट? मतलब कि जितना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आया था उसमें से अगर रेस्पिरेशन वाली एनर्जी को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एनपीपी। और यही एनपीपी अवेलेबल है किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है दैट एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। मतलब हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी अगर हम ग्रॉस में से रेस्पिरेशन माइनस कर दें। ठीक है, मेजर किस फॉर्मेट में करते हैं इसे? यूनिट क्या है? वी मेजर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर
or we measure it in terms of kilocalorie per meter square per year. ठीक है, पर यूनिट टाइम पर एरिया के हिसाब से मेजरमेंट होता है. ठीक है, हर्बीवोर किस पे डिपेंडेंट है? हर्बीवोर आर डिपेंडेंट ऑन एनपीपी. हर्बीवोर डायरेक्टली कंज्यूम करता है एनपीपी. अब उसने पेड़ पौधा खाया, उसने जब पेड़ पौधा खाया उसने भी एनर्जी जनरेट की, उसको खाने के बाद रेस्पिरेशन किया, एटीपी बनी, उस एटीपी को यूटिलाइज किया गया मसल बनाने में. ठीक है, बोन्स बनवाने में, रिपेयर करवाने में, किसी भी फॉर्मेट में ग्रोथ कराने में उसने बायोमास अक्यूमुलेट किया. ठीक, वही ट्रांसमिट हुई नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को. एक और की पॉइंट है कि एनपीपी इज ऑलवेज लेस देन जीपीपी. ऑफ कोर्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो टोटल बन करके आया था, हमने उसमें से रेस्पिरेशन वाला पार्ट माइनस किया, तब हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिली है, जो हमेशा कम होगी किससे? जीपीपी से. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. चलिए मान लेते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ने ऑन एन एवरेज अब्सॉर्ब किया 100 टन्स ऑफ कार्बन. ये 100 टन ऑफ कार्बन अब्सॉर्ब करने के बाद 40 टन कार्बन उसने रिलीज कर दिया. कैसे? क्योंकि प्लांट भी क्या कर रहा है? रेस्पायर कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है. 100 टन अब्सॉर्ब किया था, 40 टन रिलीज कर दिया. 60 टन को उसने, रिमेनिंग 60 टन स्टोर हो गया प्लांट में ही, उसकी ट्रंक्स में, लीव्स में, रूट्स में. और ये जो स्टोरेज हो रहा है, प्लांट साइज में बढ़ रहा है, लेंथ वाइज बढ़ रहा है, विड्थ वाइज बढ़ रहा है. इसी को हम बोलते हैं इंक्रीज इन बायोमास. और ये बायोमास एक्चुअली है किसकी वजह से? ये बायोमास, यही बायोमास क्या है? एनपीपी है. वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो हर्बीवोर के लिए अवेलेबल है. ठीक है, समझ रहे हैं? रेस्पिरेशन में उसने CO2 रिलीज कर दी, कार्बन वापस एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया. 60 टन उसने फिक्स किया था फोटोसिंथेसिस करके. वही जो 60 टन उसने फिक्स किया था फोटोसिंथेसिस करके, अपने पास रखा था, स्टोर करके रखा था, चाहे लीव्स में, चाहे ट्रंक्स में, चाहे किसी और पार्ट में, वही अवेलेबल है हर्बीवोर्स के लिए. ठीक है, सो एनपीपी इज अवेलेबल फॉर हर्बीवोर्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इस एग्जाम्पल में कुछ इकोसिस्टम्स मेंशन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनपीपी की किसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और किसकी सबसे कम है. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव वेरी हाई नेट प्रोडक्टिविटी एंड सेम इज फॉर मैंग्रोव्स. अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ साथ और बात करें तो एस्चुरीज की भी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है. कोरल रीफ्स high, not as high as tropical rainforest and mangroves. Estuaries again high, again nothing can compare to tropical rainforest. Desert और टुंड्रा ये इकोसिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? लो. तो हाई में कौन कौन है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, एस्टरीज, कोरल रीफ्स. इनफैक्ट अपवेलिंग रीजन्स भी होते हैं ओशंस के, वो बाद में समझाती हूँ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अभी जस्ट हमने पढ़ी, दो एग्जांपल्स एनपीपी और जीपीपी. तो बाय डेफिनेशन अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देख लें, उसकी एबीसीडी समझने के लिए देख लें, तो इट इज द रेट एट विच प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू ऑर्गेनिक मैटर, जो कि वो फोटोसिंथेसिस करके करेंगे. एग्जाम्पल्स हमने पढ़े जीपीपी एंड एनपीपी. कौन करते हैं ये? ऑटोट्रॉफ्स करते हैं, जिनके पास कैपेसिटी है सनलाइट को फिक्स करने की. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट एट विच कंज्यूमर्स कन्वर्ट फूड दे ईट इनटू देयर ओन बायोमास. अभी ऊपर डिस्कस किया हमने कि किसी हर्बीवोर ने अगर प्लांट को कंज्यूम किया है, उससे जो एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया गया मसल मास बढ़ाने के लिए, बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए. तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन बायोमास ऑफ दैट हर्बीवोर.
ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है? इट इज परफॉर्म्ड ऑफ कोर्स बाय कंज्यूमर्स, राइट। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे आगे, क्लैरिटी मिल जाएगी। और एमपीपी इंपॉर्टेंट क्यों है? एमपीपी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है। इट इज टेलिंग अस अबाउट फूड अवेलेबल फॉर herbivore. It is telling us about biomass of an ecosystem, or what amount of biomass an ecosystem can support. NPP is important because it also tells us about carbon stored by vegetation. भैया जो CO2 फिक्स किया गया वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फिक्स किया गया, वो प्लांट में स्टोर कर दिया गया। तो अल्टीमेटली क्या स्टोर हुआ है? कार्बन स्टोर हुआ है किसमें? प्लांट्स में, वेजिटेशन में। And NPP also tells us about productivity and health of an ecosystem. These are the things, these are the info जो हमें NPP समझ करके मिलेगी। ठीक, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिंक होकर के आया था, दिखाऊंगी वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, पर्टिकुलरली उसे स्पेसिफाई करूंगी मैं, जो डायरेक्ट नहीं था प्रोडक्टिविटी से बट इनडायरेक्ट था। पहले समझते हैं, एक टर्म यहां पर मैंने लिख रखा है एंड दैट इज कार्बन फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कार्बन फर्टिलाइजेशन एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स प्रोडक्टिविटी। पहली बात तो कार्बन फर्टिलाइजेशन, अगर एटमॉस्फेयर में एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 है तो CO2 ज्यादा है, उसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है तो कौन सी प्रोडक्टिविटी भी हाई हो गई? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा हो गई। ठीक, तो कार्बन फर्टिलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी कैसे रिलेटेड है? ये फिनोमिनन क्या है? The phenomenon when elevated CO2 levels are increasing the rate of photosynthesis, इसको हम बोल रहे हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन सिंपल भाषा में। और कार्बन फर्टिलाइजेशन की वजह से बढ़ क्या रहा है? जीपीपी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन जीपीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कंपैरेटिवली एनपीपी भी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, नहीं। A high GPP does not necessarily mean that NPP will also be high. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्लांट ने जितना प्रोड्यूस किया, जितनी प्रोडक्टिविटी थी, जीपीपी थी, उसका मैक्सिमम पोर्शन उसने अपने खुद के लिए यूज कर लिया, तो हर्बीवोर के लिए बचा क्या? बहुत कम। तो ये जरूरी नहीं है कि जीपीपी रेज हो रहा है तो एनपीपी भी उतना ही ड्रामेटिकली बढ़े। ठीक, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। करेक्ट, ये हमने अभी पढ़ा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, इंक्लूड्स द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इट इंक्लूड्स, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? दैट एमपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। मतलब अगर हमें जीपीपी निकालना हो तो जीपीपी विल बी इक्वल टू एमपीपी प्लस आर। रेस्पिरेशन की एनर्जी को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज द एनर्जी अवेलेबल टू हर्बीवोर। जीपीपी इज नॉट द एनर्जी, इट इज एनपीपी दैट इज अवेलेबल टू हर्बीवोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। ये तो सिंपल क्वेश्चन रखा था मैंने कि आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, आप को रिलेट कर पा रहे हो। लेट्स हैव अ लुक एट सेकंड क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू एनपीपी कंसिडर द स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज ऑलवेज लेस देन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी ऊपर डिस्कस किया हमने, करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज द बायोमास अवेलेबल फॉर हर्बीवोर, अभी फ्लो चार्ट में समझाया, अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज एनपीपी दैट इज अवेलेबल फॉर हर्बीवोर। Third statement, it is obtained after deducting respiration losses from GPP, again by the formula. This is also a correct statement. So what is the correct answer? D, that is all the three statements are
अगेन दिस क्वेश्चन वाज अगेन टू चेक योर बेसिक्स। अब क्वेश्चन आया है, ये पीवाईक्यू है, ये पूछा जा चुका था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। किस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा और किसकी सबसे कम। तो अगर मैं वापस जाऊं उस टेबल पर, अगर इस टेबल पर मैं वापस आऊं, यहां हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंग्रोव्स की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर कोरल रीफ्स एंड एस्टरीज थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम, डिजर्ट एंड टुंड्रा बहुत ही ज्यादा कम। आइए देखें एग्जांपल्स। अगर ऑप्शन ए के साथ चले, ओशन, लेक्स, ग्रासलैंड्स, मैंग्रोव्स, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी ऊपर टेबल में हमने देखा कि सबसे टॉप पर कौन था, मैंग्रोव्स। अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते तो हम सबसे टॉप पर किसको रखते, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लगते। अब उस ऑप्शन पर आते हैं जहां पे मैंग्रोव्स टॉप पर है, वो है बी और सी। मैंग्रोव्स की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ओशन या ग्रासलैंड। ओशन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ओशंस के पास जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो सरफेस लेवल पे तो बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिएंट सप्लाई सॉरी बॉटम पर तो बहुत ज्यादा है लेकिन सरफेस लेवल पे बहुत कम है। जबकि ओशन के केस में अगर सनलाइट की सप्लाई आप देखो तो वो सरफेस पे है लेकिन बॉटम पर नहीं है। ये लिमिटिंग फैक्टर्स हो गए, इसलिए ओशन की प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ग्रासलैंड की होगी क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल है, सनलाइट भी अवेलेबल है, राइट। देन इट इज लेक्स and ocean. So we are going by option C, where mangroves have the highest productivity, then grassland, then lakes and then ocean. Lake और ocean में आपके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ocean because vast in size, comparatively much vast in size as compared to a lake. लेकिन लेक की प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों, क्योंकि लेक में सनलाइट और न्यूट्रिएंट दोनों लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं है। लेक में कहीं ना कहीं से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है, सॉइल से रन ऑफ होकर के आ जा रहा है, किसी जॉइनिंग वाटर बॉडी से होकर के आ जा रहा है, राइट। तो वो साइकिल बनी हुई है कंटिन्यूअस, जबकि ओशन में ऐसा नहीं हो पा रहा है। सो वो वी गो विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशंस। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस वाज इनडायरेक्ट क्वेश्चन, a PYQ asked from productivity. Moving on, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ and that is ecological succession. Let's just understand first what is ecological succession. Of course आपसे definition नहीं पूछी जा रही है लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए. So it is gradual मतलब धीरे धीरे, progressive, orderly एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, रैंडम नहीं, एंड प्रेडिक्टेबल रिप्लेसमेंट ऑफ वन बायोलॉजिकल कम्युनिटी बाय अनदर ओवर टाइम अंटिल अ स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज फॉर्म्ड। समझते हैं कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बैरन रॉक था, उस पर कोई वेजिटेशन नहीं था, कोई ग्रास नहीं था, कुछ नहीं था। वहां पर पायनियर स्पीशीज ने आकर के कॉलोनाइज कर लिया। पायनियर स्पीशीज कौन होती है ज्यादातर केसेस में, बेयर रॉक के लिए तो लाइकन्स होती हैं। लाइकन्स ने कॉलोनाइज किया, उन्होंने धीरे धीरे एनवायरनमेंट को सूटेबल बनाया कि और स्पीशीज आए और उसको कॉलोनाइज करें। लाइकन्स के बाद मॉसेस ने कॉलोनाइज किया, मॉसेस की वजह से एनवायरनमेंट और ज्यादा कंड्यूसिव हो गया। धीरे धीरे किसने इनहैबिट किया उस एरिया को, ग्रासेस ने। ग्रासेस के बाद श्रब्स ने, फाइनली लार्ज ट्रीज ने, और एक अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया बन गया। वो फॉरेस्ट एरिया बना कैसे, बैरन रॉक था, बैरन रॉक से सक्सेशन होते होते हम फॉरेस्ट पर आ गए। कैसे आ गए, क्योंकि फॉरेस्ट लेवल तक आते आते बहुत सारी कम्युनिटीज डेवलप कर गई, बहुत सारे फूड वेब आ गए, नए निश बन गए। निश टर्मिनोलॉजी हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिटी क्या होता है वो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फूड चेन, फूड वेब, एवरीथिंग, ठीक है। तो जब स्टेबल इकोसिस्टम अराइज होता है तब हम उसे कहते हैं कि ये अपने क्लाइमैक्स पर
पहुंच गया। ठीक है, पायनियर स्पीशीज का क्या मतलब है? Pioneer species are the first organisms to arrive on a barren land. कोई barren land हो, कोई desert area हो या arid area हो जहां पर पानी की कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट फायर की वजह से कहीं डिस्ट्रक्शन या कुछ भी हुआ। रीजंस एक इकोसिस्टम के इरोड होने के, चले जाने के बहुत सारे हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि सैंड ड्यून्स पर एक नया इकोसिस्टम जाकर के डेवलप हुआ या एस्टैब्लिश हुआ, राइट। तो यहाँ पर पहले कोई तो पहली स्पीशीज होगी जो ऐसे एरियाज को पहली बार आकर के कॉलोनाइज करेगी। उस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? पायनियर स्पीशीज बोलते हैं। ठीक, इनकी खास बात क्या होती है? दैट दे कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। तभी तो वहां जहां पहले कभी लाइफ ही नहीं थी वहां ये जाकर के रहने लगे, मतलब उनके पास कैपेसिटी है हार्श कंडीशंस को सर्वाइव करने की। ठीक, एग्जाम्पल लाइकेंस, ग्रासेस। अच्छा, लाइकन क्या, अगर मैं जल्दी से बता दूं, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हम बायोटिक इंटरैक्शन पढ़ चुके हैं सेकेंड लेक्चर में। लाइकेंस, सॉरी फर्स्ट में ही पढ़ा था। Lichens are symbiotic interaction between algae and fungus। तो अगर मैं आपसे बोलूंगी इस पे साइन बना दो इंटरैक्शन का, म्यूचुअलिज्म है ये, सिम्बायोटिक इंटरैक्शन है, दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं, यानी प्लस प्लस। ठीक है, पॉजिटिव इंटरैक्शन है ये, रिकॉल कर लिया हमने जो हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था। सो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक इंटरैक्शन बिटवीन algae एंड फंगस। तो ये पायनियर स्पीशीज का एग्जाम्पल है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी की क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं? एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेबल होती है, उसकी बायोडाइवर्सिटी हाई होती है, मतलब स्पीशीज बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, फ्लोरा फौना हम दोनों को काउंट कर रहे हैं। फूड वेब धीरे धीरे क्या होता जाता है? और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। सेल्फ सस्टेनिंग होता है, मतलब अगर थोड़ा बहुत डैमेज या ऊपर नीचे या डिस्टर्बेंसेस हुए भी है तो वो इकोसिस्टम अपने आप को वापस से रिस्टोर कर लेगा, कोलैप्स नहीं करेगा, और हाई बायोमास मिलता है, राइट। तो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी के ये फीचर्स होते हैं, ये पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं। अब सक्सेशन दो तरह के हैं, तो बहुत तरह के, प्राइमरली हम अभी दो पढ़ेंगे और बाकी दो और शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी सक्सेशन, इट अकर्स व्हेन लाइफ नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। कोई डेजर्ट एरिया हो सकता है जहां कभी वेजिटेशन कभी था ही नहीं, कोई बैरन लैंड हो सकता है जहां कभी वेजिटेशन था ही नहीं। ठीक, पहली बार कौन कॉलोनाइज करता है ऐसे एरिया को? इट कैन बी माइक्रोब्स, इट कैन बी लाइकेंस, इट कैन बी मॉसेस। हालांकि ज्यादातर केसेस में कौन कॉलोनाइज करता है? लाइकेंस। ठीक, साइकिल कैसे चलती है? पायनियर्स ऑल्टर द हैबिटेट कंडीशन। हैबिटेट भी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो पायनियर्स ऑल्टर हैबिटेट कंडीशन। इनकी धीरे धीरे डेथ एंड डीके होगी, इनके डेथ एंड डीके से और ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा उस एरिया में। ऑर्गेनिक मैटर ऐड होने की वजह से एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हो जाएगा फॉर न्यू स्पीशीज। जैसे जैसे और ज्यादा स्पीशीज कॉलोनाइज करेंगी और उनका डेथ एंड डीके होगा, उसकी वजह से और ज्यादा न्यूट्रिएंट ऐड होंगे सबस्ट्रेटम में। सबस्ट्रेटम में न्यूट्रिएंट एडिशन की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होगा जो पहले वहां पे नहीं था। ठीक, और अब वहां सीड्स ग्रो कर सकते हैं, मतलब प्लांट बन सकता है, ट्री ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा? ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम्युनिटीज बढ़ेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा और न्यू निश डेवलपमेंट होगा। और जैसे जैसे ये सारी चीजें बढ़ेंगी वैसे वैसे इकोसिस्टम क्या होता जाएगा? अपने क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचेगा, अपने क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचेगा और ये स्टेबल होता चला जाएगा।
तो प्राइमरी सक्सेशन मोटा मोटा क्या है? प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन जो किसी ऐसे एरिया में शुरू हुआ जहां पहले कभी वेजिटेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं था, लाइफ एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन। पायनियर्स कौन होते हैं? यूजुअली लाइकेंस होते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी सक्सेशन इज स्लो। Why? Because soil has to be formed first. Soil नहीं थी पहले, धीरे धीरे डेथ एंड डीके की वजह से सॉइल बनेगी, तब जाके ट्रीज और ये सारी स्पीशीज आकर के कॉलोनाइज कर पाएंगी और फॉरेस्ट में चेंज हो पाएगा। ठीक, तीन चीजें और है यहां से जो आपको शॉर्ट में पता होनी चाहिए, बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है। हाइड्रोस्फीयर, व्हेन सक्सेशन इज अकरिंग इन एक्वेटिक एनवायरमेंट। Xerosphere, when succession is occurring in arid or desert or dry area. And lithosphere, when succession is occurring on bare rock or surface. और अगर मैं इन तीनों की पाइनियर कम्युनिटीज मेंशन कर दूं तो हाइड्रोस्फीयर की जो पाइनियर कम्युनिटी होती है वो होता है फाइटोप्लैंक्टन। सबसे पहली बार अगर कोई आके कॉलोनाइज करना शुरू करता है तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स। लेकिन ज़ीरोस्फीयर और लिथोस्फीयर में पायनियर कम्युनिटी होती है लाइकेन। पायनियर कम्युनिटी होगी लाइकेन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। देन वी मूव ऑन टू सेकेंडरी सक्सेशन। इट अकर्स वेयर लाइफ एग्जिस्टेड प्रीवियसली बट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय डिस्टर्बेंस। मतलब सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है सेकेंडरी सक्सेशन में, ठीक है। क्यों डिस्टर्बेंस हुई थी? मे बी बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, फ्लड, साइक्लोन, एग्रीकल्चर अबैंडन्ड और डिफॉरेस्टेशन। मतलब नेचुरल रीजंस भी हो सकते हैं और मैनमेड रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन खास बात क्या है सेकेंडरी सक्सेशन की? एक बड़ा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल नहीं है, सॉइल बनता है, और सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक। दूसरा डिफरेंस, प्राइमरी सक्सेशन क्योंकि सॉइल नहीं है इसलिए स्लो है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए वो कंपैरेटिवली फास्ट है। ये दो स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। पाइनियर वहां पे लाइकेंस है या फाइटोप्लैंक्टन्स है, यहां पर पाइनियर है ग्रासेस, हर्ब्स और वीड्स, ठीक। एंड एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर बिकॉज सॉइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक छोटा सा फ्लोचार्ट बना रखा है, बस आपकी क्लैरिटी के लिए, पूछा आपसे नहीं जाएगा। अबैंडन फार्मलैंड था, ग्रासेस ग्रो करना स्टार्ट की, टॉल ग्रासेस और हर्ब्स ग्रो करना स्टार्ट किए, उनके साथ साथ माइस, रैबिट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इनकी भी पॉपुलेशन आ गई। धीरे धीरे ये और ट्रांसफॉर्म हुए, ट्रीज आ गए और अल्टीमेटली क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ गई, दैट इज फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद दो टाइप और है सक्सेशन के। दीज टू टाइप्स आर autogenic and allogenic succession. Autogenic and allogenic succession, let's understand this. This is not of your use, okay. What is autogenic and allogenic succession? Let's understand. Autogenic succession is the succession where the changes are brought by organisms. Allogenic is the one where changes are brought by external factors. कौन ड्राइव कर रहा है ऑटोजेनिक सक्सेशन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन ड्राइव कर रहा है एलोजेनिक सक्सेशन? एबायोटिक फैक्टर्स। एग्जाम्पल, ट्रीज क्रिएट शेड एंड चेंज द हैबिटेट। एलोजेनिक, फ्लड, फायर, वोल्केनोस, क्लाइमेट चेंज। बेसिक डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए दैट ऑटोजेनिक सक्सेशन इज ब्रॉट बाय ऑर्गेनिजम्स एंड एलोजेनिक इज ब्रॉट बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। Then another type is autotrophic and heterotrophic succession. Autotrophic succession is brought by producers
heterotrophic by consumers and decomposers. बायोमास ऑटोट्रॉफिक में इंक्रीज होता है, हेटरोट्रॉफिक में बायोमास डिक्रीज होता है. एनर्जी सोर्स ऑटोट्रॉफिक में ऑफ कोर्स सनलाइट है. एनर्जी सोर्स हेटरोट्रॉफिक में ऑर्गेनिक मैटर है. एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफिक का फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड इन हेटरोट्रॉफिक डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग. मतलब फॉलन लॉग जब डिकम्पोज होगा, लकड़ी का एक बड़ा ट्रंक डिकम्पोज होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा. इसलिए हम कह रहे हैं कि बायोमास का क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो कम होगा, जबकि ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में बायोमास बढ़ेगा. चलिए एक टर्मिनोलॉजी और है विच इज प्लेजियोक्लाइमैक्स. इट इज अ कम्युनिटी maintained by repeated external disturbance preventing succession from reaching its natural climax community. मतलब सक्सेशन हो रहा है और इससे पहले कि वो सक्सेशन में कम्युनिटी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचे, उससे पहले ही कोई ना कोई डिस्टर्बेंस बीच में आ जा रहा है, तो वो अपने क्लाइमैक्स पे, अल्टीमेट क्लाइमैक्स पे वो पहुंच ही नहीं पा रहा है. ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था इनडायरेक्ट. इट्स अ PYQ अगेन, पढ़ते हैं इसे. इन द ग्रासलैंड्स trees do not replace grasses as part of an ecological succession because of insect and fungi. इनका कोई लेना ही नहीं है भाई, ये तो सपोर्ट करते हैं, तो साथ में कोएग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होगा ही नहीं. सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं. ठीक. वाटर लिमिट्स एंड फायर, ड्रॉट हो सकता है, फ्लड आ सकता है, फॉरेस्ट फायर्स आ सकते हैं. तो इससे पहले कि वो कम्युनिटी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचे, वो डिस्टर्ब हो जा रहा है और ग्रास रिप्लेस ही नहीं हो पा रहे हैं ट्रीज से. तो किसकी वजह से नहीं हो पा रहे हैं? वाटर लिमिट्स एंड फायर की वजह से नहीं हो पा रहे हैं. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्लेजियो क्लाइमैक्स. फाइन, आई होप इट इज क्लियर. चलो नेक्स्ट एक और PYQ है. Lichens which are capable of initiating ecological succession even on bare rock are actually symbiotic association of. अभी ऊपर डिस्कस किया हमने. They are symbiotic association of algae and fungi. Fine. So we solved certain PYQs. हमने कुछ PYQs लगाए, कुछ क्वेश्चंस मैंने एक दो एक्स्ट्रा बनाकर लाए थे ताकि आप NPP और GPP का कॉन्सेप्ट समझ पाओ. ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करेंगे. वी विल फिनिश इट हियर. नेक्स्ट लेक्चर मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. और ये ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अभी तो मैं लेटेस्ट जितने डेवलपमेंट्स है वो तो अभी लाई ही नहीं, अभी उन पे डिस्कशन बाकी है. और भी बेसिक्स कुछ ऐसी हैं जिन पे डिस्कशन बाकी है. तो प्लीज स्टे विद अस, हमारे साथ रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक करिए. टेल अस व्हाट यू वांट मोर, वी विल ब्रिंग दैट टू यू, राइट? आई होप यू एंजॉय द क्लासेस. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.